A very good morning to all the participants of this webinar being conducted by DTRTI Lucknow. For the benefit of all those employees of the department who are in our jurisdiction, and particularly those who are in the ranks of assistant commissioners and below, deputy commissioners and below, though all are welcome to hear and watch this webinar, who would like to revise their content or revise their knowledge once again. तो शुरुआत कर रहे हैं 80GG सेक्शन से और हम चैप्टर 6 से कर रहे हैं और 80G सेक्शन को पढ़ना शुरू कर रहे हैं. In computing the total income of an assessee not being an assessee having any income falling within clause 13A of section 10, there shall be deducted any expenditure incurred by him in excess of 10% of his total income towards the payment of rent by whatever name called in respect of any furnished or unfurnished accommodation occupied by him for the purpose of his own residence, to the extent to which such excess expenditure does not exceed 5,000 rupees per month or 25% of his total income for the year, whichever is less, and subject to such other conditions or limitations as may be prescribed, having regard to the area or place in which such accommodation is situated and other relevant considerations. हर शब्द का, हर वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ है और किसी भी वाक्य को क्यों रखा जाता है उसके पीछे कुछ मंशा रहती है. तो वो मंशा हम लोगों को समझनी है उसको पढ़ते वक्त. तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 1013A में जो इनकम फॉल कर रही है, ऐसी इनकम जिस एसएससी के पास नहीं है, तो इसके लिए 1013A देखते हैं. और 1013A में ये कहा जा रहा है कि एनी स्पेशल अलाउंस which is specifically granted to an assessee by his employer to meet expenditure actually incurred on payment of rent. जब कोई assessee रेंट देता है, और 1013A से आप सब लोग वाकिफ भी हैं, क्योंकि जो HRA का बेनिफिट मिलता है, जो HRA के संबंध में जो रिबेट मिलता है, वो आपको 1013A के तहत ही मिलता है. तो एक जब हम इसको रेफर करते हैं तो आपके लिए रिवाइज भी हो जाता है. कोई भी खास अलाउंस जो कि खास तौर पे दिया जाता है किसी एसएससी को उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, रेंट के पेमेंट का जो खर्चा है जो भी उसने किया है उसको मीट करने के लिए, और ये रेंट किसी भी नाम से जाना जा सकता है, लेकिन उसका नेचर अगर रेंट है, और रेंट जो है किसी भी प्रॉपर्टी के टेम्पररी इंजॉयमेंट के लिए दिया जाता है, ये आपको पता ही है. इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी, एसएससी जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाई कर रहा है उसके संबंध में जो रेंट वो दे रहा है, टू सच एक्सटेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड हैविंग रिगार्ड टू द एरिया और प्लेस इन विच सच अकोमोडेशन इज सिचुएटेड, और उस हद तक ये टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा. जब हम कहते हैं कि टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा, क्या नहीं शामिल होगा? कोई भी स्पेशल अलाउंस टू सच एक्सटेंट, उस हद तक जैसा कि प्रेस्क्राइब्ड होगा. प्रेस्क्राइब का मतलब जो रूल्स में होगा. हैविंग रिगार्ड टू द एरिया और प्लेस इन विच सच अकोमोडेशन इज सिचुएटेड, उस जगह को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर वो सिचुएटेड है अकोमोडेशन, एंड अदर रेलिवेंट कंसिडरेशंस, और दूसरे जो सुसंगत सोचने वाली बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो भी रूल बनाया जाता है, प्रेस्क्राइब किया जाता है,
यानी जो रूल बनाया जाएगा वो इस बात को मद्देनजर रख के बनाया जाएगा कि ये अकोमोडेशन कहाँ पे सिचुएटेड है, और इससे जुड़ी हुई और बातों को सोच के बनाया जाएगा। जब ये रूल बना दिया जाएगा तो उसमें ये कहा जाएगा कि किस हद तक का डिडक्शन दिया जा रहा है। Now, explanation for the removal of doubts, it is hereby declared that nothing contained in this clause shall apply in a case. अब यहाँ पे एक्सेप्शन भी दिया जा रहा है, और एक्सेप्शन जो दिया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि, और इसको एक रिमूवल ऑफ डाउट्स के रूप में दिया जा रहा है। रिमूवल ऑफ डाउट जहाँ लिखा होता है दैट्स ए क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन, एंड सो इट वुड बी रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर ऑल्सो, यानी पुराने केसेस पे भी लगेगा जब से ये सेक्शन आया होगा। तो डाउट्स रिमूव करने के लिए कहा जा रहा है कि इस संबंध में ये इस क्लॉज में जो भी बात कही जा रही है कि वो टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा, वो अप्लाई नहीं करेगी अगर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन जो एसएससी ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका खुद ही उसका ओनर है। यानी कोई भी आदमी अपने खुद को तो किराए पे नहीं दे सकता रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। और दूसरी बात कि एसएससी ने या तो कोई खर्चा रेंट का किया ही नहीं है उस रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के रिस्पेक्ट में जो उसने ऑक्यूपाई की हुई है, यानी खर्चा करना जरूरी है इस अलाउंस के क्लेम के लिए। रेंट दिया होना चाहिए। अगर उसने रेंट नहीं पे किया तो यानी एक्सपेंडिचर उसने इनकर नहीं किया तो 1013A का जो बेनिफिट है, यानी टोटल इनकम में जो अलाउंस उसको दिया जा रहा है, जिसको हम HRA भी कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट को देने के पर्पज से जो अलाउंस दिया जा रहा है, जिस हद तक वो खर्चा करता है रेंट पे, और अगर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन उसके द्वारा ऑक्यूपाइड नहीं है और उसके द्वारा ओन्ड नहीं है, तभी ये अलाउंस मिलेगा सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड रूल। तो हम अभी रूल में नहीं जा रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग 1013A, हम केवल 1013A को रेफर कर रहे हैं। आपको मालूम ही है रूल में 3 बातें जो लिखी गई हैं उनमें से जो सबसे कम राशि है वो एग्जेम्प्ट होती है 1013A में। बट लेट अस गो बैक टू 1880GG। तो 1880GG में जहां ये बात कही जा रही है कि जिसके पास कोई इनकम नहीं है 1013A वाली, यानी वो ऐसा एसएससी नहीं है जिसके पास कोई 1013A वाली इनकम हो, यानी कि उसको कोई अलाउंस नहीं मिल रहा है हाउस रेंट का। जिस एसएससी को कोई हाउस रेंट का अलाउंस नहीं मिल रहा है उस एसएससी की इनकम को टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए जो वो एक्सपेंडिचर करता है, देयर शैल बी डिडक्टेड एनी एक्सपेंडिचर अपनी टोटल इनकम के 10% से ज्यादा। अब जो भी उसकी टोटल इनकम है उस टोटल इनकम के 10% से ज्यादा का जो भी खर्चा वो रेंट के ऊपर करता है, चाहे वो अकोमोडेशन फर्निश्ड हो चाहे वो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन हो जो उसके द्वारा ऑक्यूपाई की गई है, और उसके द्वारा जो अकोमोडेशन ऑक्यूपाई की जा रही है वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं की जा रही बल्कि अपने खुद के रिहायशी पर्पस के लिए की जा रही है। और इस सेक्शन में 5,000 तक का ही जो खर्चा है वो इसमें उपलब्ध हो सकता है फॉर डिडक्शन, डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज, या फिर 25% ऑफ टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम का 25% 5,000 से भी कम है तो फिर वो 25% ऑफ द टोटल इनकम तक ही उसको अलाउ होगा, विच एवर इज लेस, इसीलिए लिखा है, एंड सब्जेक्ट टू सच अदर कंडीशंस और लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जहां आप कहते हैं कि और भी कोई शर्तें हैं या कोई सीमाएं हैं, कंडीशंस और लिमिटेशंस, जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड हों, यानी विधि के द्वारा जरूरी की गई हों, और प्रेस्क्राइब वर्ड को जो डिफाइन किया गया है, क्योंकि ये डिफाइन किया गया इनकम टैक्स एक्ट में, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है रूल्स के द्वारा प्रेस्क्राइब।
तो और भी जो शर्तें हैं या और भी जो सीमाएं हैं जैसे कि प्रिस्क्राइब की गई हों, और हम आते हैं अभी रूल पे। हैविंग रिगार्ड टू द एरिया ऑफ प्लेस इन विच सच अकोमोडेशन इज सिचुएटेड, और जो ये रूल बनाया जाता है इस बात को मद्देनजर रख के बनाया जाता है कि बनाया जाएगा कि अकोमोडेशन कहाँ पे है, किस जगह में है, किस एरिया में है, और भी दूसरे सुसंगत बातों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। एंड अदर रेलिवेंट कंसिडरेशंस, provided that nothing in this section shall apply to an SSC in any case where residential accommodation is owned by the SSC। यहाँ पे एक इसी तरह से एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइजो यानी बशर्ते कि ये सेक्शन नहीं अप्लाई करेगा जहाँ पर वो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एसएससी के द्वारा ओन की जा रही है या उसके स्पाउस या माइनर चाइल्ड के द्वारा ओन की जा रही है, या फिर जहाँ पे एसएससी एक मेंबर है एचयूएफ का, तो वो अकोमोडेशन उस फैमिली के द्वारा, एचयूएफ के द्वारा ओन की जा रही है by such family at the place where he ordinarily resides or performs the duties of his office or employment, or carries on his business or profession। तो जहाँ पे वो एसएससी, जिस प्लेस में वो एसएससी अपना या तो ऑर्डिनरली रहता है या फिर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है, अपने ऑफिस की एम्प्लॉयमेंट की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है, या फिर अपना बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है, उस जगह में वो फैमिली ओन कर रही है अकोमोडेशन को, जिसको कि उसने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए वो उसको यूज़ कर रहा है। तो ये जो फैमिली है उस जगह पे वो वहाँ रह रहा है जहाँ पे वो फैमिली ओन कर रही है उस अकोमोडेशन को, जहाँ पे वो या तो रह रहा है या फिर अपना बिजनेस चला रहा है। जैसे एसएससी अपना रह नहीं रहा, बिजनेस चलाने के लिए कहीं गया हुआ है, और वहाँ पे उसकी जो एचयूएफ है उसके पास ओनरशिप में कोई प्रॉपर्टी है और जिसको उसने रेंट पे लिया हुआ है और उसका रेंट वो दे रहा है। कहने का मतलब ये कि अगर फैमिली के द्वारा ओन्ड कोई भी अकोमोडेशन को वो ऑक्यूपाई करेगा अपने रिहायशी पर्पज़ के लिए, या अपने बिजनेस या प्रोफेशन चलाते हुए अपने रिहायशी पर्पज़ के लिए ओन करेगा, तो ये बेनिफिट 80 GG का उसको नहीं मिलेगा। और उसके बाद यह है कि अगले लाइन में सेकंड प्रोवाइजो है कि ये सेक्शन नहीं अप्लाई करेगा अगर ये रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ओन की जाती है एसएससी के द्वारा एट एनी अदर प्लेस बीइंग अकोमोडेशन इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द एसएससी, जो कि एक ऐसी अकोमोडेशन है जो एसएससी के ऑक्यूपेशन में है, the value of which is to be determined under clause A of subsection 2, जिसकी वैल्यू क्लॉज A of subsection 2 जो है 23 सेक्शन का या क्लॉज 23(4)A के तहत तय की जानी है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 23(4)A के तहत तय की जानी है या फिर 23(2)A के तहत तय की जानी है, और उस प्रॉपर्टी का ओनर एसएससी है और वो प्रॉपर्टी किसी और जगह पर है, where any residential accommodation is owned by the SSC at any other place। at any other place का मतलब है कि जो जगह में एसएससी रह नहीं रहा या अपनी ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर रहा या बिजनेस प्रोफेशन भी नहीं चला रहा, कोई और जगह है। पार्ट 1 में वो जगह है जहाँ एसएससी रह रहा है या एसएससी अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है ऑफिस की, या फिर अपना बिजनेस से प्रोफेशन चला रहा है। वहाँ पर अगर उस प्रॉपर्टी को वो रिहायशी पर्पज़ के लिए रेंट देता है जिसका कि ओनर वो खुद है या फिर उसका स्पाउस या माइनर चाइल्ड है या फिर वो फैमिली है जो अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये सेक्शन उस पर नहीं लगता। और जो पार्ट 2 में कहा जा रहा है फर्स्ट प्रोवाइजो के
2 में जो कहा जा रहा है वो ये है कि अगर असेसी किसी और जगह पे जहाँ वो नहीं रहता या जहाँ उसकी ड्यूटीज़ भी नहीं है, बिजनेस प्रोविजन भी नहीं है, किसी और जगह पे अगर उसने कोई प्रॉपर्टी अकोमोडेशन जो ऑक्यूपाई कर रखी है जिसकी वैल्यू 23(2)(a) के हिसाब से डिटर्मिन होनी है, 23(4)(a) के हिसाब से डिटर्मिन होनी है, तो उस संबंध में भी अगर वो रेंट कोई देता है तो भी वो रेंट भी यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। तो इसको देखने के लिए 23 में जाते हैं और 23(2)(a) और 23(4)(a) को देखते हैं जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के सिलसिले में है। 2A कहता है कि where the property is in the occupation of the owner for the purpose of his own residence, और 4A कहता है कि और 2A में कहा जा रहा है कि जहाँ पे असेसी ओनर है उस प्रॉपर्टी का जिसको ऑक्यूपाई कर रहा है अपने रेजिडेंस के लिए, उस केस में उसकी एनुअल वैल्यू नील मानी जाती है। कहने का मतलब कहाँ पे जिस जगह पे वो उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील मान ली जाती है, इसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, अपने रिहायशी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उस प्रॉपर्टी के संबंध में 80GG में कहा गया है कि उसका जो रेंट अगर वो किसी को दे रहा है तो वो रेंट अलाउड नहीं किया जाएगा 80GG में। 4A में भी यही बात कही जा रही है कि जहाँ पर वो प्रॉपर्टी में 2 घर हैं तो उन 2 घर में से एक घर पे अप्लाई करेगा जो असेसी इसका ऑप्शन देगा, तो यानी सबसेक्शन 2 अप्लाई करेगा। कहने का मतलब फिर से कि वो उसकी एनुअल वैल्यू नील मान ली जाए। तो अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी एनुअल वैल्यू नील मानी जा रही है, ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू नील मानी जा रही है हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शंस के द्वारा के अंतर्गत, और ऐसी प्रॉपर्टी का अगर असेसी ओनर है किसी और जगह पे जहां वो बिजनेस प्रोविजन वगैरह नहीं भी चला रहा, तो 80GG का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। तो जैसे कि 80GG के बेनिफिट के लिए ये जो प्रोवाइजोज हैं उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है कि अपने घर की अगर प्रॉपर्टी है उसमें वो रह रहा, तो शायद हो सकता है कि उसने कुछ इंतजाम कर रखा हो इस तरह का बेनिफिट को क्लेम करने के लिए, तो उस केस में वो बेनिफिट हम अलाउ नहीं करते हैं 80GG। अब इससे संबंधित जो रूल है उसको पढ़ते हैं, रूल 11B। रूल 11B कहता है डिडक्शन टू बी अलाउड अंडर सेक्शन 80GG इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई एन एसएससी टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ रेंट for any furnished or unfurnished accommodation occupied by him for the purpose of his own residence shall be allowed subject to condition that, यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि एसएससी एक डिक्लेरेशन देगा जो कि फॉर्म नंबर 10BA में डिक्लेरेशन देगा। तो यहाँ पे 80GG का बेनिफिट लेने के लिए जो प्रिस्क्राइब रूल है उसमें कंडीशन लगाई गई है कि वो फॉर्म नंबर 10BA भरेगा। तो अब देखते हैं कि ये फॉर्म नंबर 10BA जो है ये क्या चीज़ है। तो फॉर्म 10BA इज अ डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय द एसएससी। जो एसएससी 80GG का बेनिफिट क्लेम कर रहा है वो ये डिक्लेरेशन देता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा विस्तार से देखें, इसको बड़ा करके देखते हैं, शायद आपको ये नज़र आ रहा होगा। रूल 11B के तहत फॉर्म नंबर 10BA को फाइल करके एसएससी ये डिक्लेयर कर रहा है कि मैं ये सर्टिफाई कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के दौरान मैंने ये प्रीमाइस को ऑक्यूपाई किया था अपने रिहायशी पर्पज़ के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ माई रेसिडेंस, इतने महीनों के लिए, एंड मैंने इतना रुपया कैश में या क्रॉस चेक से या बैंक ड्राफ्ट वगैरह से रेंट की तरफ से दिया है। और ये मैं फर्दर सर्टिफाई कर रहा हूँ कि कोई भी और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ओन नहीं की जाती है मेरे स्पाउस माइनर चाइल्ड के द्वारा
या फैमिली के द्वारा एट उस जगह पे जहाँ पे मैं ऑर्डिनरली रहता हूँ या अपनी ड्यूटीज़ करता हूँ या फिर अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन चलाता हूँ, और मैं ये सर्टिफाई कर रहा हूँ कि कोई भी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मेरे द्वारा ओन नहीं की जाती किसी और जगह पर भी जो कि मेरे ऑक्यूपेशन में है, जिसकी वैल्यू 23(2)(a)(1) और 23(2)(b) में डिटरमिन होती है, जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रूप में डिटरमिन होती है। सो देयरफॉर 10GG में जो प्रोवाइजोज हैं उसी संबंध में, या जो कंडीशंस हैं उसी संबंध में ये फॉर्म नंबर 10BA है। कहने का मतलब ये है कि जो असेसी खुद डिक्लेयर कर देता है इस प्रकार से फॉर्म नंबर BA भर के कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो हम उसके आधार पे उसको वो डिडक्शन दे देते हैं। उसके लिए केवल एक ही रिक्वायरमेंट उसको पूरी करनी है एसएससी को कि ये फॉर्म नंबर 10BA भर के उसको जमा करे, जो कि रिक्वायरमेंट रूल 11B की है कि एसएससी फाइल मतलब फाइल करेगा वो डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 10BA। तो आपने देखा कि जैसे ये प्रोवाइजो में जो दो कंडीशन दी हुई हैं और इसके पहले जो सेक्शन में कंडीशन दी है कि अपने खुद के रिहायशी पर्पस के लिए वो उसको यूज कर रहा है, ये सारी कंडीशंस उस फॉर्म में भी मेंशन्ड है। और जब ये कंडीशंस इन कंडीशंस को मीट करने के लिए रूल में कहा गया है कि उसको फॉर्म भर के देना है। ये फॉर्म अगर वो दे देता है तो हम उसको ये डिडक्शन दे देंगे। कई बार ये प्रश्न आ सकता है, कुछ लोग जैसे कई भी प्रश्न पूछते हैं कि जो डिडक्शन हम हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी रेंट का डिडक्शन हो रहा है, या कभी हम लोग 1013A में डिडक्शन दे रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क क्या है और कैसे हम इसको डिडक्शंस को अप्लाई करेंगे। तो हर जगह पर ये जवाब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे 1013A में जो आप डिडक्शन दे रहे हैं, एसएससी ओनर होना नहीं चाहिए प्रॉपर्टी का, सीधी सी बात है। एचआरए में जो के रूल्स में जो 3 कंडीशन है वो मीट हो जाती हैं, तो वो चीज़ टोटल इनकम में जुड़ती ही नहीं। 1013A में से निकल के जो इनकम टोटल इनकम में जुड़ जाएगी जाके, उसके ऊपर बाद में 23(2)(a) और 23(4)(a) के प्रावधान पहले लगेंगे, ये देखने के लिए क्या उस प्रॉपर्टी से जो इनकम है नहीं, पहले तो वो तो खैर वो तो प्रॉपर्टी है, तो इसलिए वो प्रावधान नहीं लगेगा। यहाँ तो 80GG फिर लगेगा, क्योंकि सारी टोटल इनकम जब आ गई, टोटल इनकम में से कुछ कटौती करनी है, तो 80GG उस इनकम पे लग रहा है जो टोटल इनकम में शामिल हो गई है। 1013A में जो एक्सक्लूड हो गई है उस पर 80GG नहीं लगेगा। और यहाँ पर लिखा भी है कि नॉट बीइंग एन एसएससी हैविंग इनकम फॉलिंग विद इन क्लॉज 13A, और इसीलिए ये बात लिखी गई है। उसके बाद आखिरी में एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशंस 10% ऑफ हिज टोटल इनकम एंड 20% ऑफ हिज टोटल इनकम। जब हम कहते हैं कि 10% टोटल इनकम का, तो कौन सी टोटल इनकम? क्या वो टोटल इनकम है जिसमें कि सारे चैप्टर 6A के डिडक्शन लग चुके हैं, या और कोई इनकम है? तो उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि टोटल इनकम से मतलब ये है कि बिफोर अलाउइंग डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर अंडर दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन के अलावा जितने और डिडक्शंस हैं वो लग चुके हैं, बस इस सेक्शन का डिडक्शन नहीं लगा। यहाँ पर इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है कि इस सेक्शन के अलावा जितने भी और सेक्शन है चैप्टर 6A के, वो सारे डिडक्शन लग चुके हैं। उसके बाद जो टोटल इनकम आ रही है उसका 10% की बात हो रही है, या उसकी 25% की बात हो रही है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेना जरूरी है। तो 80GG इस तरह से खत्म हो जाता है, एंड वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन।
and this is 80 GGA. और 80 GGA क्या बोलता है? तो 80 GG को पढ़ने के बाद, इसके पहले मैं एक बात और 80 GG के रिस्पेक्ट में क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आप कोई ऐसी इनकम, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो रेंट पे कर रहे हैं और 1013A में वो डिडक्टेबल, 1013A में वो टोटल इनकम में एक्सक्लूड नहीं हुआ है, यानी वो आपके टोटल इनकम में जुड़ गया, तो आप इस सेक्शन के तहत भी एक्सपेंडिचर को क्लेम कर सकते हैं अप टू द एक्सटेंड ऑफ 5,000 रुपीज और 25% ऑफ द टोटल इनकम। ये कई बार कई लोग रिटर्न में अपने क्लेम नहीं करते हैं 80 GG का डिडक्शन, तो इसलिए मैंने इसको आपको स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया। अब आते हैं 80 GGA पर। 1 सेकेंड। ओके, अब आते हैं 80 GGA पर। सॉरी फॉर लिटिल इंटरप्शन। 80 GGA कहता है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। जो डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए दिए जाते हैं उनके संबंध में है ये, जो सरकार एनकरेज करना चाहती है साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशंस। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम को कंप्यूट करने में डिडक्ट किया जाएगा इस सेक्शन के प्रावधानों के अधीन और अनुसार जो सम्स सबसेक्शन 2 में लिखे हुए हैं। तो सबसेक्शन 2 में कौन कौन से सम्स लिखे हुए हैं जो यहाँ पे डिडक्शन के लिए अलाउ हो रहे हैं? पहला सम है एनी सम पेड बाय असेसी इन द प्रीवियस ईयर टू रिसर्च एसोसिएशन विच हैज एज इट्स ऑब्जेक्ट, जिसका उद्देश्य है द अंडरटेकिंग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, कि वो साइंटिफिक रिसर्च का काम करेगा, या कोई सम पेड टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन जिसका इस्तेमाल वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए करेंगे, बशर्ते ये कि ऐसा एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन टाइम बीइंग के लिए अप्रूव होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 35(1)(2). अगर ये ऐसा साइंटिफिक एक्सपेंडिचर का इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि सेक्शन 35(1)(2) के लिए अप्रूव्ड है, तो उसको जो पैसा दिया जाएगा उसका डिडक्शन की बात यहाँ हो रही है। और इसके पहले हम 35(1)(2) पे जाएं तो इसके पहले हम ए को भी पढ़ लेते हैं कि any sum which is paid by the assessee in the previous year to a research association which has its object the undertaking of research in social science, ये सोशल साइंस के रिसर्च की बात कर रहा है या स्टैटिस्टिकल रिसर्च की बात कर रहा है, या वो पेमेंट किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज को दिया जाता है जो कि इसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए करेंगे सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च में, और वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए 35(1)(3) के तहत। ऊपर वाला जो साइंटिफिक रिसर्च का 35(1)(2) है। और एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि द डिडक्शन टू विच द असेसी इज एंटाइटल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड टू रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर एसोसिएशन टू विच द क्लॉज ए और बी ए अप्लाइज shall not be denied merely on the ground that subsequent to the payment of such sum by the assessee, the approval to that association, university, college or other institution referred to in clause A or clause AA has been withdrawn. डोनेशन देने के बाद अगर जो अप्रूवल मिला हुआ था इस संस्था को या यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह को 35(1)(2) या 35(1)(3) के तहत वो अगर विड्रॉ कर लिया जाता है, उसका असर डिडक्शन पे नहीं होगा। और सबसे पहले 2A और A हमने पढ़ा, अब 2B भी देख लेते हैं एक बार।
कोई भी राशि जो एसएससी के द्वारा पे की जाती है प्रीवियस ईयर में किसी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को जिसका कि उद्देश्य है कि वो रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू करेगा, टू बी यूज्ड फॉर कैरिंग आउट एनी प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और जो ये फंड है वो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को कैरी आउट करने के लिए यूज किया जाएगा। और ये जो इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन है इसको अप्रूव होना जरूरी है, अप्रूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 35CC(a). या कोई फंड जो दिया जाता है किसी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन को जिसका उद्देश्य है उन लोगों को ट्रेन करना, ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स जो कि रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, provided that the SSC furnishes the certificate referred to in subsection 2 or as the case may be subsection 2A of section 35CC(a). SSC सर्टिफिकेट लेगा सेक्शन 35CC(a) के तहत उस एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन से और इस सर्टिफिकेट को फर्निश करेगा वो डिपार्टमेंट को देगा, अपने असिस्टेंट ऑफिसर को देगा। और एक्सप्लेनेशन में ये कहा जा रहा है कि जो डिडक्शन के लिए एसएससी एंटाइटल्ड है, जो भी राशि वो एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन को दे रहा है फॉर कैरिंग आउट प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट, जिस पे एक क्लॉज अप्लाई करता है, उसको इसलिए केवल नहीं डिनाई किया जाएगा कि अगर वो जो अप्रूवल है बाद में विड्रॉ कर लिया गया पेमेंट करने के बाद। और बीबी में कोई भी राशि जो एसएससी देता है प्रीवियस ईयर में किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को या किसी लोकल अथॉरिटी को, लोकल अथॉरिटी जैसे कोई सरकारी जो अथॉरिटी होती है, या किसी भी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को जिसका अप्रूवल एक नेशनल कमिटी के द्वारा कर दिया गया है किसी एलिजिबल प्रोजेक्ट या स्कीम को करने के लिए, तो अगर कोई नेशनल कमिटी बनाई गई है और जिसने कि किसी एलिजिबल प्रोजेक्ट के लिए किसी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को अप्रूव किया, तो डेफिनेटली वो सरकारी इंटरेस्ट में है और सरकार चाहती है कि उसकी फंडिंग हो, तो डिडक्शन दिया जा रहा है लोगों को एनकरेज करने के लिए। Provided the SSC furnishes a certificate referred to in clause 35AC(2)(a) from such public sector company or local authority or the association or the institution। और इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन 1 भी दिया गया है। The deduction to which the SSC is entitled in respect to any sum paid to a public sector company or to a local authority shall not be denied barely on the ground that subsequent to the payment, यानी पेमेंट के बाद ऑफ सच सम बाय द एसएससी, अप्रूवल जो ग्रांट किया गया था उस एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन को विड्रॉ कर लिया गया, या फिर जो नोटिफिकेशन था एलिजिबल प्रोजेक्ट को नोटिफाई करते हुए, इसका रेफरेंस 35AC में है, जो कि किया जाना था किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के द्वारा, जो प्रोजेक्ट या लोकल अथॉरिटी एसोसिएशन के द्वारा वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया गया। और जो शब्द नेशनल कमिटी और एलिजिबल प्रोजेक्ट हैं ये 35AC से उद्धृत किए जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन से। और केवल इसलिए नहीं विड्रॉ किया जाएगा कि अगर कोई राशि जो पे की गई है एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में, जो 31 मार्च 2002 को ख़त्म हो गया था, किसी भी संस्था को जिसका ऑब्जेक्ट था कि वो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फॉरेस्टेशन के प्रोग्राम्स को करेगा, टू बी यूज फॉर कैरिंग आउट एनी प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या कोई प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए वो फंड अगर लिया गया है, तो एक तरह से ये जो एडिशनल एक्सप्लेनेशन के द्वारा ये जो दिया जा रहा है बेनिफिट, ये चूँकि 2002 के पहले का है तो अब ये अप्लाई नहीं होता। और सीसी में कहा गया कि एनी सम पेड बाय द एसएससी इन एनी प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन और बिफोर 31st डे 2002 ऑफ मार्च, जो कि टू सच फंड फॉर अफॉरेस्टेशन एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट,
तो इस तरह से जो CC क्लॉज आया है ये BB के बाद का क्लॉज है, और ये ABC जो क्लॉजेज हैं ये एक्सप्लेनेशन 1 की क्लॉजेज हैं। CC एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और CC क्लॉज के द्वारा ये बेनिफिट एक्सटेंड किया जा रहा है। इनफैक्ट कहना ये होगा कि C क्लॉज जो है वो BB के बाद आ रहा है। एक्सप्लेनेशन 1 के केवल 2 क्लॉज हैं, A और B, और उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेनेशन 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है, एक्सप्लेनेशन 2 को थोड़ा और लेफ्ट में होना चाहिए था। और ये जो C क्लॉज आ रहा है ये BB के बाद का क्लॉज है, तो ये एडिशनल बेनिफिट है एक तरह का, लेकिन ये बेनिफिट 2002 से पहले विड्रॉ हो चुका है। और D में कहा जा रहा है कि एनी सम पेड बाय द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर टू अ रूरल डेवलपमेंट फंड व्हिच इज सेट अप एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 35CC(a)(1)(c), अगर सरकार ने केंद्र सरकार ने रूरल डेवलपमेंट फंड सेटअप किया हुआ है, उसमें कोई राशि दी जा रही है, तो वो यहाँ पे बेनिफिट उसका यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद कोई भी राशि अगर दी जा रही है प्रीवियस ईयर में टू द नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, अर्बन एरिया की जो पॉवर्टी इरेडिकेशन मतलब ख़त्म कर देना, हटा देना जड़ से, जो सेटअप किया गया था और नोटिफाई किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज D ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 35CCA, इस फंड में भी जो पैसा दिया था वो भी डिडक्शन के लिए उपलब्ध है। बस ये कहा जा रहा है कि कैश में अगर ये लेना है तो 2000 से ऊपर की राशि कैश में नहीं दी जा सकती। कैश में अगर दी जाती है 2000 से ऊपर की राशि तो वो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ये जो 2000 लिखा गया है, पहले यहाँ 10,000 था, 10,000 को 2000 कर दिया गया 1/6/2020 से, क्योंकि गवर्नमेंट डिजिटाइज ट्रांजैक्शंस को प्रेफर कर रही है और जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको धीरे धीरे रिड्यूस करती जा रही है। तो इस धारा के तहत अगर 2000 रुपये से ज़्यादा का राशि अगर दी जाती है कैश में तो कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा जो 2000 से ऊपर की राशि होगी उस पर। Notwithstanding anything contained in subsection 1, no deduction under this section shall be allowed in case of an SSC whose gross total income includes income which is chargeable under the head profits and gain of business or profession. जो लोग बिजनेस से प्रोफेशन कर रहे हैं उन लोगों को ये डिडक्शन उपलब्ध नहीं है। जिनके पास कोई भी इनकम है जो चार्जेबल है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में, वो लोग इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस वाले लोग हैं वो हमेशा ये कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह का पैसा दे के फिर वापस लेने की भी कोशिश कर सकते हैं, और तो उनको ये जस्ट टू कीप इट क्लीन उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा। उसके 4 है, where a deduction under this section is claimed and allowed for any assessment in respect of any payment of the nature specified in section 2, deduction shall not be allowed in respect of such payment and any other provision। तो ये any other provision को कट करने का क्लॉज है कि अगर इस प्रोविजन के तहत जो डिडक्शन मिल गया वो किसी और प्रोविजन में नहीं मिलेगा। For the removal of doubts, it is hereby declared that claim of the SSE for a deduction in respect of any sum referred to in subsection 2 in the return of income for any assessment if filed by him shall be allowed on the basis of information relating to such sum furnished by the payee to the prescribed income tax authority or the person authorized by such authority, subject to verification in accordance with the risk management strategy formulated by the board from time to time। यहाँ एक्सप्लेनेशन में ये बात डाली गई है और ये एक रीसेंट फिनोमिनन है कि अब इस टाइप के जो डिडक्शंस हैं 1/6/2020 से ये कर दिया गया है कि जिसको भी वो पेमेंट दिया जा रहा है उनकी ये ड्यूटी है कि उसको स्टेटमेंट बना के और फर्निश करें, और उस स्टेटमेंट के आधार पे उसके वेरिफिकेशन से ही ये डिडक्शन मिलेगा।
किसी कागज़ को फाइल करने से नहीं मिलेगा, कोई सर्टिफिकेट की कॉपी फाइल करने से नहीं मिलेगा। ये डिडक्शन मिलेगा उस इंफॉर्मेशन से वेरीफाई करके जो पेई फर्निश करेगा प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को। जिस प्रकार से टीडीएस का हम वेरिफिकेशन करके और क्रेडिट देते हैं, उसी तरह से एटीजीजीए का जो क्रेडिट है वो तभी मिलेगा जब जो जिस पर्सन को, यानी जो पेई है, जिसको ये सब सेक्शन 2 में जिसको पेमेंट किए जा रहे हैं, वो इसको अपलोड करेंगे इस सूचना को, और प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी को दे देंगे। और जब वो प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी को सूचना जाएगी तो उस सूचना के साथ वेरिफिकेशन किया जाएगा, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। और ये वेरिफिकेशन क्यों किया जाएगा? बिकॉज ये बोर्ड की द्वारा फॉर्मुलेटेड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के तहत आता है, क्योंकि बहुत से लोग फर्जी क्लेम कर लेते हैं। तो रिस्क को मैनेज करना जरूरी है बोर्ड के लिए, नेशनल इंटरेस्ट में। तो इस वजह से 1/6/2020 से ये महत्वपूर्ण चेंज आया है। और थोड़ा सा जब हम यहाँ पर हैं ही, तो 35 सेक्शन की बात हुई थी, तो 35(1)(2) और 35(1)(3) को देख लेते हैं। वो साइंटिफिक रिसर्च की जो बात हो रही है, और जो सोशल साइंस रिसर्च और स्टैटिस्टिकल रिसर्च की बात हो रही है। तो 35(1)(2) एंड 35(1)(3). 35(1)(2) में लिखा है कि कोई भी अमाउंट इक्वल टू 1.5 times ऑफ एनी सम पेड टू अ रिसर्च एसोसिएशन, ये सेक्शन 35 का डिडक्शन है। और वो बात कह दी गई है कि जो डिडक्शन सेक्शन 35 में या किसी भी और सेक्शन में मिल गया है, फिर वो 80 में नहीं मिलेगा। तो of any sum paid to research association which has as its object the undertaking of the scientific research, or a university, college or other institution जिसको फंड दिया जाता है टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, और वो अप्रूव होनी चाहिए subject to with in accordance with guidelines in the manner and subject to such conditions as may be prescribed. Prescribed conditions के अनुसार वो अप्रूव होनी चाहिए। And such association, university, college or other institution is specified as such by notification, और उसका नोटिफिकेशन भी होना चाहिए। तो अप्रूव भी होनी चाहिए और नोटिफाइड भी होनी चाहिए। Provided further that where any sum is paid to such association begin on or after 2021, the deduction under this clause shall be equal to the sum so paid. 100% deduction है from 21-22 onwards, और अंडर सेक्शन 35। और यहाँ पे 1.5 times यानी 150% का डिडक्शन था अप टू असेसमेंट ईयर 2021। तो 2021 तक, असेसमेंट ईयर 2021 तक, क्योंकि इसका जो डिडक्शन था वो 150% था, और अब जो समय चल रहा है वो असेसमेंट ईयर 21-22 में आएगा। तो इसलिए अब जो भी राशि इसमें दी जाएगी तो उसके लिए सेक्शन 35 और सेक्शन 80 समकक्ष हो जाते हैं, तो सेम अमाउंट ऑफ डिडक्शन दोनों जगह मिल रहा है। और बस फर्क इतना ही है कि ये जो सेक्शन 35 का डिडक्शन है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस से प्रोफेशन को कंप्यूट करते टाइम दिया जाता है। और सेक्शन 35 में हम पढ़ेंगे तो वहाँ स्टेटमेंट की भी बात आएगी कि उनको ड्यूटी है कि वो स्टेटमेंट फाइल करें। बट दैट इज नॉट फॉर अस at this moment. That will be part of our studies of income tax, income from business and profession head. और वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रावधान उस तरह का है कि वो स्टेटमेंट वगैरह फाइल करेंगे, उसके लिए प्रोवाइजर डाले गए हैं। बस सेक्शन 80 में बस इतना बात कह दी गई है कि उसका जो वेरिफिकेशन किया जाएगा उस स्टेटमेंट से, तभी ये डिडक्शन मिलेगा। तो बेसिकली ये दोनों डिडक्शन क्योंकि समकक्ष हो गए हैं,
फ़र्क यही कि 80 GGA जो है मिलता है तब जब टोटल इनकम निकल के आ जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है, और 35 जो है उसके पहले ही मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो डिडक्शंस हैं, और इसमें ये इम्पोर्टेंट डिडक्शन मैं कहूँगा कि एलिजिबल प्रोजेक्ट या स्कीम के लिए जो जिसको नेशनल कमेटी ने अप्रूव किया है, तो एक नेशनल कमेटी जो कि अप्रूव कर सकती है एलिजिबल प्रोजेक्ट को, और सरकार उसमें फंडिंग को एनकरेज करना चाहती है, तो 100% डिडक्शन उसके लिए अलाउ कर रही है। कहने का मतलब ये है कि उसमें अगर आप जो भी पैसा देंगे उस पैसे पे सरकार टैक्स नहीं लेगी, वो आपकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री मानी जाएगी। आप अपनी टैक्स फ्री इनकम को उस संस्था को दे रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट। और अगर ये 100% से बढ़ा दिया जाएगा, देन इट कैन इवन बिकम मोर इफेक्टिव, कि अगर ये कह दिया जाए कि इस पैसे पे जो टैक्स बनता है वो टैक्स, यदि आप यानी अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो इस अमाउंट पे जो टैक्स बनता है वो टैक्स अगर उस फंड संस्था को देंगे तो उतना टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो उस केस में ये जो एलिजिबल प्रोजेक्ट या स्कीम्स हैं ये ह्यूजली इनकरेज हो जाएंगी। गवर्नमेंट चाहेगी तो अपने एलिजिबल प्रोजेक्ट्स को बहुत जल्दी फंड करवा के और उनको इम्प्लीमेंट करवा सकती है। दिस इज अपॉर्चुनिटी हियर which needs to be taken up by increasing the percentage of deduction which is available here. 80 GGA से आते हैं 80 GGB। 80 GGB में कहा जा रहा है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज। किसी भी एसएससी की टोटल इनकम को जो कि इंडियन कंपनी है उसको कंप्यूट करने के लिए एक डिडक्शन दिया जाएगा, जो भी राशि वो पुलिस किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे रही है, सिवाय ये कि वो जो कैश में अगर दिया जाता है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी कैश के अलावा कोई किसी भी मोड से ये पेमेंट किया जा सकता है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड कंट्रीब्यूट, जो शब्द यहाँ पे किया जा रहा है, एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय इट, योगदान देना, with its grammatical variations, has the meaning assigned to it under section 293A of the Companies Act. Contribute word का मीनिंग 293A of the Companies Act से लिया गया है, या कंट्रीब्यूट वर्ड का के साथ जो भी उसके ग्रामेटिकल वेरिएंट्स भी अगर यूज किया जाता है तो एक वाइडर टर्म यूज किया जा रहा है कि अगर कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे रहा है तो, या किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को फंड दे रहा है, तो हमारे जो भारत की जो व्यवस्था है, जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक प्रणाली है, उसको वो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स की ज़रूरत होती है टू फाइट द इलेक्शंस, टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स, और इससे हमारे जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है उसको सशक्तता प्राप्त होती है। इसलिए इस थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये थोड़ा वाइडर मीनिंग का टर्म यहाँ पे यूज किया गया है। 100% डिडक्शन यहाँ पर भी उपलब्ध है। और इसके बाद 80 GGC। 80 GGC में कहा जा रहा है कि कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी। तो 80 GGB जो था वो कंपनीज के लिए था। 80 GGC में कहा जा रहा है कि किसी भी एसएससी की किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन हो एसएससी, उसकी टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए सिवाय लोकल अथॉरिटी के और सिवाय आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है, उनके अलावा there shall be deducted any amount of contribution made by him in the previous year to a political party or an electoral trust। अगर कोई लोकल अथॉरिटी है या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है जिसका पार्ट फंडिंग भी सरकार कर रही है,
तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी जितने भी पर्सन्स आते हैं, यानी कंपनीज भी हैं इसमें, ऑब्वियसली कंपनीज के लिए ATGG-B भी है। Provided that no deduction shall be allowed in this section in respect to any sum contributed by way of cash. कैश में कोई भी सम दिया जा रहा है तो उसके लिए ये डिडक्शन उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आ सकती है। कंपनीज ATGG-B में भी क्लेम उनको अलाउड है, ATGG-C में भी अलाउड है, तो ठीक है, वो किसी भी सेक्शन में करें। क्योंकि कोई लिमिट यहाँ पर नहीं प्रेस्क्राइब की गई है कि कितनी लिमिट तक का, इट्स अनलिमिटेड डिडक्शन। यानी यदि कोई पार्टी, कोई पर्सन ये सोचता है कि उसकी जो भी इनकम है, जो वो इनकम कमा रहा है, वो अपनी सारी की सारी इनकम को भी किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे दे या पॉलिटिकल पार्टी को दे दे, तो फिर उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा कोई भी। यानी जो व्यक्ति अपनी सारी इनकम या जिस हद तक अपनी इनकम पॉलिटिकल को पार्टी को दे रहा है, उस इनकम पे उसको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। ATGG-C के बाद आते हैं ATH। ATH ये था नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए जो डिस्प्लेस पर्सन को एम्प्लॉय करती थी, अब वो नहीं है। और लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड that is ATHH। और so we'll read this section, but we have to understand one thing कि ये जो सेक्शन है इसमें जो डिडक्शन है ये उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए है जिसने अपना प्रोडक्शन जो था वो 1970 और 1990 के बीच में शुरू किया गया था बैकवर्ड एरिया में। तो इसको उस मद्देनज़र इस बात को इसको हम पढ़ेंगे। या फिर कोई होटल है जो कि 70 और 90 के बीच में शुरू हुआ था और उसके बाद 10 असेसमेंट ईयर्स तक ये जो डिडक्शन था ये उपलब्ध था। और इसलिए बाय एंड लार्ज आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त अब ये जो डिडक्शन है ये उपलब्ध नहीं है, बिकॉज उसके बाद 10 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो इसको हम थोड़ा सा तेज़ी से जल्दी से पढ़ लेंगे जिससे कि वी जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, क्योंकि कुछ केसेस पुराने भी चल रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कोई अगर असेसी है जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐसे प्रॉफिट्स एंड गेन्स आ रहे हैं जो कि वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से डिराइव कर रहा है या किसी ऐसे बिजनेस से डिराइव कर रहा है, होटल का बिजनेस है, तो उसको डिडक्शन मिलेगा 20% ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स का। यानी 80% ही उसके टैक्स होंगे, 20% का डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा उसको। बस वो जो अंडरटेकिंग है उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होनी चाहिए 70 और 90 के बीच में, और वो स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन या बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस था उसको इसी को तोड़ मरोड़ के बनाया गया ना हो, और किसी नए बिजनेस को कोई पुरानी मशीनरी प्लांट ट्रांसफ़र करके ना बना दिया गया हो, और 10 या ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे होने चाहिए। और यदि कोई ऐसी मशीनरी प्लांट जो कि बैकवर्ड एरिया में यूज़ किया गया था वो ट्रांसफ़र किया जाता है कि नए बिजनेस को किसी और बैकवर्ड एरिया में, और कुल वैल्यू जो ट्रांसफ़र की है मशीनरी प्लांट की वो 20% से ज़्यादा नहीं है कुल मशीनरी के, तब जो है जो कंडीशन वहाँ स्पेसिफाई की गई है वो फुलफिल मानी जाएगी। यानी कि कुछ हद तक मशीनरी पुराने बैकवर्ड एरिया से भी, दूसरे जो यूनिट से भी लाई जा सकती है। और
उसी तरह से होटल के लिए भी कंडीशंस हैं मिलती जुलती, और ये 10 साल तक जो है चलेगा। Shall have it as if for the reference to 10 assessment years as reduced by the years। तो 10 साल तक ही बेसिकली इसका टोटल जो इफेक्ट है वो 10 साल का था। जो यूनिट्स बैकवर्ड एरिया में होटल या फिर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगाई जाती हैं, उस वक्त ये ATHS में सेक्शन था, डिडक्शन था। आते ATHHA में, क्योंकि थोड़े से सेक्शंस को अलग करके डिडक्शंस बाद में दिए गए हैं। ATHHA में जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऐसी न्यूली एस्टैब्लिश स्मॉल स्केल अंडरटेकिंग से हो रहा है। ये स्मॉल स्केल की बात हो रही है कुछ एरियाज में, सर्टन एरियाज, यहाँ बैकवर्ड एरिया की बात नहीं की गई है। बेसिक इफेक्ट यहाँ पे स्मॉल स्केल अंडरटेकिंग्स पर है कि अगर एसएससी की ग्रॉस टोटल इनकम में ऐसे प्रॉफिट्स एंड गेन्स आते हैं जो किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से डिराइव कर रहा है, तो उसके प्रॉफिट्स एंड गेन्स का 20% यहाँ पर भी उपलब्ध है उसको एज डिडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग जो है 77 से लेकर 90 के बीच में होनी चाहिए रूरल एरिया में, ये रूरल एरियाज के लिए है, और स्प्लिट अप करके नहीं बना होना चाहिए किसी पुराने बिजनेस का, या कोई मशीनरी प्लांट को ट्रांसफ़र कर लिया गया किसी दूसरे पर्पज़ वाले बिजनेस से इस बिजनेस में, उस तरह से नहीं बनना चाहिए। 10 या ज़्यादा वर्कर उसमें होने चाहिए, और 10 प्रीवियस ईयर्स तक जो है इसको ये उपलब्ध था। तो चूंकि ये भी 10 प्रीवियस ईयर्स तक उपलब्ध था, तो अब ये उपलब्ध नहीं है। रूरल एरिया को अलग से डिफाइन किया गया है पॉपुलेशन के हिसाब से, और इसके साथ हम लोग ATHHA से मूव करके आगे आते हैं ATHHB पर। और यहाँ पे बात कही जा रही है कि यहाँ जहाँ पे प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं जिस ऐसे प्रोजेक्ट से हो रहे हैं इंडिया से बाहर है, तो जहाँ पर भी क्रॉस टोटल इनकम एसएससी की एक इंडियन कंपनी अगर एसएससी है, या कोई भी पर्सन है जो कि कंपनी नहीं भी है, जो कि इंडिया में रेजिडेंट है, और उसके जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं वो प्राप्त हो रहे हैं उसको किसी फॉरेन प्रोजेक्ट को करके, कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उसने एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग, या कोई वर्क उसने अंडरटेकन किया है, मतलब शुरुआत की है, अपने हाथ में लिया है, जो कि फॉरेन प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जो फॉरेन प्रोजेक्ट कोई और चला रहा था, या तो वो फॉरेन प्रोजेक्ट खुद कर रहा है या किसी दूसरे के द्वारा चलाए गए फॉरेन प्रोजेक्ट में उसके पास कुछ वर्क है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो कर रहा है। तो और विद द गवर्नमेंट ऑफ ए फॉरेन स्टेट, या और जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी फॉरेन स्टेट के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, या किसी स्टैट्यूटरी या पब्लिक अथॉरिटी के साथ है जो फॉरेन स्टेट की है, या कोई फॉरेन एंटरप्राइज के साथ उसने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उसके कंपटीशन करते वक्त डिडक्शन उसको मिलेगा ऑफ इतना प्रॉफिट एंड गेन्स का जो कि लिखा हुआ है इसके आगे, यानी कि 2001 के बाद ये 40% दिया गया था, फिर 2002 के बाद इसको 30% कर दिया गया, 2003 के बाद इसको 20, और उसके बाद 2004 के बाद इसको 10 कर दिया गया, और 2005 के बाद इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि लिखा है नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन द फर्स्ट डे एंड एनी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। जहां पर ये शब्द आ जाते हैं वहां पर समझ लीजिए कि उस डेट तक वो खत्म हो गया डिडक्शन। और फॉरेन प्रोजेक्ट्स वगैरह को डिफाइन किया गया, तो कुछ साल के लिए ये फॉरेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये डिडक्शन दिया गया था ATHSB, बट नाउ इट इज नो लॉन्गर देयर। ATHSBA, ATHSBA हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है, और ये भी 2005 तक खत्म कर दिया गया है। कई बार कंसोल इसी तरह से जैसे ATHSB था उसी प्रकार से ये भी 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10। कोई भी व्यक्ति जो कि
ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है जो उसको अवार्ड किया गया है ग्लोबल टेंडर से, और कोई वर्ल्ड बैंक का एडेड प्रोजेक्ट है वो कर रहा है, तो उस प्रोजेक्ट से अगर वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स को डिराइव कर रहा है, बेसिकली वर्ल्ड बैंक अपने एग्रीमेंट करता है कई देशों के साथ, तो कहता है कि हम जिसको एड देंगे आप भी कुछ बेनिफिट्स को दीजिए, क्योंकि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक जिसको एड दे रहा है विच आर गुड फॉर पब्लिक, तो इसलिए सरकार भी उसको रिकग्नाइज करते हुए उसके प्रॉफिट्स एंड गेन्स में से रिडक्शन करती है, जिससे यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग जो हैं प्रोजेक्ट लेने वाले वो इसमें शामिल हो, एनकरेज महसूस करें। ATHS-B को ख़त्म करने के बाद ATHS-C पर आ जाते हैं। और ATHS-C में ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो था, और ये भी 2005 में ख़त्म कर दिया गया है। बेसिकली इसमें बात ये थी कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई अगर इंडियन कंपनी है या कोई भी दूसरा पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है और वो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया से बाहर कोई भी गुड्स या मर्चेंडाइज, तो उसकी इनकम को कंप्यूट करते वक्त उसको जितना भी प्रॉफिट होता है उस पूरे प्रॉफिट का डिडक्शन उसको मिलेगा। जो कि एसएससी डिराइव कर रहा है फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स ऑफ सच गुड्स, उस प्रॉफिट को पूरा उसका डिडक्शन अवेलेबल था। तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए था। अब ये 2005 के बाद नहीं है। और उसके बाद आते हैं डिडक्शन इन ATHS-D। ATHS-D में उसी प्रकार से 2005 तक ये भी ख़त्म कर दिया गया था। और बेसिकली था किस लिए कि ये था कि जहाँ पे एसएससी कोई इंडियन कंपनी है या फिर कोई और पर्सन है जो कि होटल बिजनेस कर रहा है या टूर ऑपरेटर का बिजनेस कर रहा है जिसको प्रेस्क्राइब अथॉरिटी ने अप्रूव किया हुआ है, या कोई ट्रैवल एजेंट का बिजनेस कर रहा है, तो ये उनके लिए था, ये डिडक्शन उपलब्ध था। कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ एसएससी ये डिडक्शन मिलता था। तो ये पहले इस प्रकार से जैसे आप देख सकते हैं कि जो 2001 के बाद ये था 40%, और उसके बाद 2002 के बाद 30%, ऐसे ये बाद में घटा दिया 25%, फिर 15%, और इस तरह से घटाते हुए, और बाद में 2005 में 1 डे ऑफ अप्रैल 2005 ऑनवर्ड्स जब 2005-06 असेसमेंट ईयर से ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद ATHS-E पे आता है। ATHS-E प्रावधान भी जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को इनक्रेज करने के लिए बनाया गया था, और जब भी ये 2005 के बाद ख़त्म कर दिया गया है। गवर्नमेंट धीरे धीरे एक्ट को सिंप्लीफाई कर रही है, अदरवाइज बहुत सारे डिडक्शंस और ये सब हो गए थे उसमें, तो जिसका कोई ऐसा असर नहीं होता था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं एक्सपोर्ट उनका इनकरेज हो जाएगा कि आपने कुछ डिडक्शन उनको दे रखा है। तो ये ATHS-E ख़त्म कर दिया गया। देन वी कम टू ATHS-F। प्रावधान ये सारे ऑलमोस्ट एक जैसे लिखे हुए हैं, उनकी लैंग्वेज और सब कुछ आपको लगेगा कि एक जैसा ही है। ATHS-F में जो भी पर्सन जो है एक्सपोर्ट का काम कर रहा है या ट्रांसफ़र का काम कर रहा है किसी भी तरीके से, फिल्म सॉफ्टवेयर का या टेलीविज़न सॉफ्टवेयर या म्यूज़िक सॉफ्टवेयर या टेलीविज़न न्यूज़ सॉफ्टवेयर, इंक्लूडिंग टेलीकास्ट राइट्स भी अगर वो बाहर बेच रहा है, और जिनको सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर राइट्स कहते हैं, तो जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर राइट्स का बिजनेस कर रहा है तो उसको इनकरेज करने के लिए, क्योंकि ये इससे फॉरेन एक्सचेंज आता है, रिडक्शन दिया गया था। बाद में इसको घटाते हुए 80% से 70-50-30 करते हुए ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद आते हैं ATI। और ATI का जो रिडक्शन है
एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह के डिडक्शन किस तरह से लिखे जाते हैं। और तो एटीआई में क्या कहा जा रहा है, जहां पर भी ग्रॉस ग्रॉस टोटल इनकम एसएससी की है, जिसमें कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं जो वो डिराइव कर रहा है किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से, या किसी शिप से, या होटल के बिजनेस से, या ओशन जाने वाली वेसल्स यानी जो शिप्स हैं उनके रिपेयर के बिजनेस से, या फिर किसी पावर्ड क्राफ्ट से। पावर्ड क्राफ्ट होता है जो कि पावर से चलने वाली जो बोट होती है, टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज, they shall, in accordance with the subject of provisions of this section, be allowed in computing the deduction, computing the total income, a deduction from the profits and gains of 20%। 20% डिडक्शन मिल रहा है प्रॉफिट्स एंड गेन्स में से, और बशर्ते कि एसएससी अगर कंपनी है तो कंपनी के लिए ये जो डिडक्शन है ये 20 से बढ़ा के 25% कर दिया गया था। और उसके बाद 1A में कहा जा रहा है कि 1 में कुछ भी कहा गया हो, अगर प्रॉफिट्स एंड गेन्स जो एसएससी डिराइव करता है वो किसी ऐसे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से डिराइव कर रहा है जो कि मैन्युफैक्चर का काम कर रही है या शुरू कर रही है, या फिर ऑपरेट कर रही है किसी कोल्ड स्टोरेज प्लांट या प्लांट्स को, तो शुरुआत हो रही है, या जब कोई शिप सबसे पहले यूज़ में आता है, या बिजनेस होटल शुरू होता है और 90-91 के बीच में, तब इनको भी 25% का रिडक्शन दिया गया था। Good afternoon to all of you. Due to some power outage, थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया था, और चूंकि मैं देख रहा हूँ कि वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द टाइम ऑल्सो, सो विल स्टॉप दिस discussion at this point and we'll continue it at 2 o'clock today. We have to finish the next class by 3 o'clock today morning, today in the afternoon. So please join us at 2 o'clock. शार्प 2 o'clock हम शुरू करेंगे, तो 1:45 हमको ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा, so that we can continue our discussions from there onwards, and we can treat this class as closed right now. And so thank you very much for joining us today's class in the morning.